हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी। और आज की वीडियो में हम कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो पे प्यार दिखाते हो तो होप सो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू भी करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है वो आपके यूट्रस के बाहर हुआ है, मतलब जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे ऑप्शन है इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो। डिफेक्टिव एम्ब्रियो नहीं होता है। प्रेगनेंसीज टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, नहीं, ये भी रॉन्ग है। प्रेगनेंसीज विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, नहीं, ये भी नहीं होता। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से जो नर्व इंपल्स में कंडक्शन है वो फास्ट हो जाता है। रीजन है आयनिक चैनल्स इन द एरिया कवर्ड बाय माइलिन शीथ, देयरफॉर डीपोलराइजेशन जो है सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर पे ही होता है, जिसकी वजह से हमारा साल्टेटरी या जंपिंग कंडक्शन होता है। तो यहाँ होता क्या है ना कि जैसे ये हमारा एक्सॉन है और ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ है, ये हमारा नोड्स ऑफ रेनवियर है। तो इसकी वजह से जो क्या होगा, जो कंडक्शन होगा वो वन नोड ऑफ रेनवियर टू अदर नोड ऑफ रेनवियर होगा। तो जंपिंग कंडक्शन होगा, तो फास्ट कंडक्शन भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग हो गया। रीजन जो है हमारा करेक्ट है। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। तो हमारा फोर्थ जो आंसर है वो करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी। स्टेटमेंट ए है, व्हेन यूरिन मूव्स थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब इट बिकम्स हाइपरटोनिक, इट पासेस थ्रू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इट बिकम्स हाइपोटोनिक। तो होता क्या है, जैसे कि ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये इसकी डिसेंडिंग आर्म है, ये असेंडिंग आर्म है। डिसेंडिंग आर्म हमारी वाटर के लिए परमिएबल होती है, तो वाटर यहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपरटोनिक हो जाता है। और असेंडिंग लिम्ब जो है वो सॉल्ट के लिए, मतलब हमारे NaCl के लिए परमिएबल होती है। तो जब सॉल्ट यहाँ से बाहर निकलता है तो यूरिन हाइपोटोनिक हो जाता है। मतलब कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सोडियम आयन, जबकि हमने देखा है कि डिसेंडिंग लिम्ब H2O के लिए परमिएबल होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंसुलिन वाज ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल्स। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है, एनिमल इंसुलिन इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। यस, एब्सोल्युटली। एनिमल इंसुलिन इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये आइडेंटिकल नहीं होता है। नॉन ह्यूमन इंसुलिन कॉज्ड सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जीज, यही रीजन है कि हम ई कोलाई से जो है इंसुलिन हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एनिमल इंसुलिन एलर्जीज कॉज करता है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। एनिमल इंसुलिन आइडेंटिकल नहीं होता, ये वाली रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर। स्केल्स रेप्टिलिया में प्रेजेंट होते हैं, ये करेक्ट पेयर है। कॉम्प्लेट्स जो है मोलस्का में नहीं प्रेजेंट होती। जो हमारी कॉम्प्लेट्स है ये हमें टीनोफोरा में देखने को मिलती है। तो ये एक मिसमैच पेयर हो गया, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन। देखो, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हमारी जो है वो तो हमारे सेक्स हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं, और जो बिहेवियरल एक्सप्रेशन है ये हमारा एनवायरमेंट से जाएगा। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं आपको पहले से ही ऑप्शंस को सेग्रीगेट करके रखना है, ताकि कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, और जो टाइम आप बायो में सेव करोगे वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा कॉमन कोल्ड, जो हमें सबको पता है कि राइनो वायरस की वजह से होता है। तो हम ऑप्शंस को सेग्रीगेट करेंगे, ए का जो है हमारा थर्ड है, तो ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, सेकंड, मतलब यही हमारा आंसर हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, नोडल टिश्यू हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो नोडल टिश्यू जो होता है वो सेल्फ स्टिमुलेटिंग होता है, इसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, नोडल टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही पाया जाता है। अगली स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट इज सेम एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोडल सिस्टम। ये सेम नहीं होती, ये वेरी करती है, तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। अगली है, द नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम इज कॉल्ड एज पेस मेकर। तो यहाँ हमारी ऐसे नोड की बात हो रही है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई सी वाली, मतलब सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। तो जो रिप्स है वो 24 है, मतलब 12 पेयर हम लिखते हैं, मतलब 24 ही हो गई। स्टर्नम एक ही होती है। पटेला फोर लिम्ब, पटेला हमारे हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, तो यही हमारा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव वेल डेवलप्ड डक्ट्स। नहीं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। गॉबलेट सेल्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि गॉबलेट सेल्स जो होती है म्यूकस सिक्रीट करती है वाया डक्ट्स। अगली स्टेटमेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एंडोक्राइन सिक्रीशंस। नहीं, ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई है। क्यूबॉइडल एंड कोलमनार एपिथेलियम एक्ट एज ग्लैंड्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो हमारी बी और डी जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है, और ए और जो सी है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ वुमन इज 31 डेज देन ओव्यूलेशन विल अकर ऑन। तो जो इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है n-14 ओव्यूलेशन डे निकालने का, तो हमारे पास 31 डेज का साइकिल है, -14 इक्वल टू 17, मतलब कि जो 17th डे है हमारा ओव्यूलेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। अगली है, एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज 250 to 300 ग्राम्स ऑफ यूरिया। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हम 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन हमारा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज स्लो देन केमिकल सिनेप्स। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है वो फास्ट कंडक्शन करता है, क्योंकि वहां पे कोई भी जंक्शन नहीं प्रेजेंट होता और कोई भी हमें केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर की नीड नहीं होती, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन एएनएस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर स्पेशली फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन ह्यूमन बीइंग, सिंपल नहीं होता, हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारी फर्स्ट और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड एंड फोर्थ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन कैन बी डेफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। डेफर्ड का मतलब यहाँ है डिले, मतलब मेंस्ट्रुएशन को, आपके पीरियड्स को डिले कैसे कर सकते हैं, कौन से हार्मोन के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जो एफएसएच और एलएच है, ये आपके एलएच जो है ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, और एफएसएच जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स जो आपके होते हैं उसका डेवलपमेंट कराता है। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो होता है वो आपकी मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो ये पीरियड्स को डिले नहीं करता है। तो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में, तो ये डेफर करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज अ केमिकली पेप्टाइड, नो इट इज अ स्टेरॉइड।
सेकेंड है डिस्टर्ब वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये मेंटेन करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इज केमिकली स्टीरॉइड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये स्टीरॉइड तो है पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। इज प्रोड्यूस्ड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि ये जोना ग्लोमेरुलोसा ही प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, कार्डियक मसल टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, क्योंकि स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ओनली हार्ट में ही प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी है, तो हमारी पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गई है। बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन एंड हार्ट, तो ब्रेन में हमारे कार्डियक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। अगली स्टेटमेंट में यहाँ स्टमक लिखा है, तो स्टमक में भी कार्डियक टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। फोर्थ ऑप्शन है कार्डियक मसल आर वॉल्यूंटरी, नहीं है, इनवॉल्यूंटरी होती है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय अनीमिया, अनीमिया से तो आपके हाइपोटेंशन ही हो सकती है, क्योंकि अनीमिया में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तो हाइपरटेंशन अनीमिया की वजह से नहीं होता। कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कार्डियक आउटपुट निकालते ही स्ट्रोक वॉल्यूम को नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट से हो, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ब्लड कैपिलरी इज अ सिंगल वर्ड, हाँ ये सही स्टेटमेंट है, ये सिंगल वर्ड होती है तभी इसके अक्रॉस डिफ्यूजन होता है। अगली स्टेटमेंट है मैन हैज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपकी सिर्फ ए रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, बी सी डी आर करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस को पहले ही सेग्रीगेट कर लेना है। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम है ये 500 ml होता है, तो ए में आपका थर्ड आपके तीन ऑप्शंस में है, मतलब फोर्थ आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी ये सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, मतलब फोर्थ ऑप्शन 4000 टू 4600 ml, तो इसमें से अब ई में फोर्थ जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी एंड पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई जो है कंसर्न विद, ये चीज से कंसर्न होती है, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, तो इसमें सोचने वाला कुछ नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पीशिएशन यूजुअली अकर्स, तो स्पीशिएशन स्पीसीज का फॉर्मेशन कब होता है, सडनली नहीं होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी नहीं होता है। व्हेन पॉपुलेशंस आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, ये ऑप्शन हमारा सही है, जब स्पीसीज जब बनती है जब हम पॉपुलेशन को जियोग्राफिकली आइसोलेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटिड एक्स की प्रेजेंस में स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया, तो एक्स प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। तो जो हमारा स्पर्मेटिड है वो हैप्लॉइड होता है, स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होता है, तो मियोटिक डिवीजन तो नहीं हो सकता। स्पर्मेटिड जो आपके होते हैं वो राउंड राउंड होते हैं और स्पर्मेटोजोआ में जो होती है आपके टेल होती है, तो ये प्रोसेस जो होता है ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है Who wrote an essay on human population growth that helped Darwin formulate his theory of evolution? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि डार्विन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ये नाम दिया हुआ है थॉमस माल्थस का, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स, तो फेरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई ये सब नहीं होता, ये कंडक्टिंग पार्ट में आता है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर आता है एल्वियोलाई एंड डक्ट्स, तो जो हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई और डक्ट्स के अक्रॉस ही होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट्स आर इनकरेक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब जब आप इनहेल कर रहे हो, इनहेल के टाइम पे क्या होता है, एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। एयर आप इनहेल जब ही कर पाओगे जब आपके अंदर का प्रेशर कम होगा, और अंदर का प्रेशर कम, यहाँ बॉयल्स लॉ काम करता है कि मतलब प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मतलब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए अपने आप अंदर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट हो जाता है, और वॉल्यूम जो है एंटीरो पोस्टीरियरली इंक्रीज होता है। फिर हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से जो हमारा
थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो डोर्सोवेंट्रली इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, तब आप इंस्पायर कर पाते हो, इनहेल कर पाते हो। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर हाई प्रेशर होगा तो आप इनहेल नहीं कर पाओगे। कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये मैंने अभी एक्सप्लेन करा। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियो पोस्टीरियरली और आपके इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से आप डोर्सोवेंट्रली वॉल्यूम को बढ़ाते हो। थर्ड है इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, ऑब्वियसली बॉयल स्लो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू लंग्स, इंस्पायर कर रहे हो तो आउटसाइड टू लंग्स ही एयर मूव करेगा। अगला है प्रेशर ओवर लंग्स इंक्रीजेस, नहीं, प्रेशर ओवर लंग्स इंक्रीज नहीं होता। तो हमारी फर्स्ट और लास्ट जो स्टेटमेंट है, फिफ्थ स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है एक्वेटिक मैमल्स इन पोलर सीज हैव थिक लेयर ऑफ फैट नोन एज, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इसे ब्लबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रेड मसल फाइबर्स व्हेन कंपेयर टू व्हाइट मसल फाइबर्स। व्हाइट मसल फाइबर्स में क्या होता है कि आपके कैल्शियम ज्यादा होता है, आपके रेड मसल फाइबर्स जो है इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है। तो कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा करती है आपकी व्हाइट मसल फाइबर। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिच इन मायोग्लोबिन, रेड मसल रिच होती है मायोग्लोबिन में। फास्टर इन कॉन्ट्रैक्शन रेट, ये फास्ट नहीं होती क्योंकि कैल्शियम जो है व्हाइट मसल फाइबर में ज्यादा है और वो इस वजह से व्हाइट मसल जो होती है ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है रेड मसल के कंपेयर में। तो यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय अलाउइंग फोर। तो एटीपी जब मिलती है तो एटीपी इसकी प्रेजेंस में टूटती है एडीपी प्लस आईपी में, और उसके एटीपी के ब्रेकडाउन की वजह से जो हमारा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन है वो होता है। तो जो यहाँ हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, क्रॉस ब्रिज अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है एटीपी की ब्रेकडाउन से। अगला क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है ऑफ कॉकरोच हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये हम पढ़ते हैं कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है। अगला है फैट बॉडीज ऑफ कॉकरोच डू नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हम पढ़ते हैं अदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसमें फैट बॉडीज भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। नेफ्रोसाइट हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, कॉकरोच में 13 चैम्बर ट्यूबुलर डोर्सल हार्ट ही होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पे क्वेश्चन है, कैटेगराइजेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि क्यूबॉइडल कॉलमनार, स्क्वैमस है, सिलिएटेड है, नॉन सिलिएटेड है। तो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बेसिस पे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेल थ्योरी वाज फॉर्म्ड बाय, तो सेल थ्योरी को बनाया था, फॉर्मुलेट करा था श्लेडिन एंड श्वान ने, और इसको मॉडिफाई रुडोल्फ वर्चो ने किया था। तो यहाँ रुडोल्फ वर्चो करने की लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है श्लेडिन एंड श्वान। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अमंग्स द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेनिक काउज। ट्रांसजेनिक काउज जो रिकॉम्बिनेंट काउज हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं उनकी बात हो रही है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। फर्स्ट है द मिल्क हैड प्रोटीन कॉल्ड ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो है वो कॉल्ड रोजी, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। अगला स्टेटमेंट है द मिल्क प्रोड्यूस वाज मोर बैलेंस्ड फॉर ह्यूमंस देन ऑर्डिनरी काउ मिल्क, मोर बैलेंस्ड है इसीलिए हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया था, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है द प्रोटीन कंटेंट वाज 3.4 ग्राम लीटर ऑफ मिल्क, ये 2.4 ग्राम होता है। डेटाज का ध्यान रखना इसीलिए जरूरी है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वही इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विद कंपाउंड एंड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू रेडिएशन, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें लिखा है कि एथिडियम ब्रोमाइड से हम स्टेन करते हैं और यूवी लाइट का एक्सपोजर देते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 इज नोन टू अकर इन द डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इन अ पर्टिकुलर वुमेन देन विच ऑफ द डिसऑर्डर अकर्स। तो अगर सेकेंडरी oocyte में नॉन डिसजंक्शन हो गया मतलब 2n कंडीशन है
और वो स्पर्म से जब मिलेगी तो प्लस n इक्वल टू 3n कंडीशन हो जाएगी, मतलब 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हमें देखने मिलेगी। 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी जब होगी मतलब डाउन सिंड्रोम। अगला हमारा क्वेश्चन है विच कन्फर्स द एडिशनल स्टेबिलिटी टू डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन होती है कि जो बेस पेयर की स्टैकिंग होती है ओवर द अदर, इसकी वजह से एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये करेक्ट है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन आता है। लिंकेज नहीं होगा क्योंकि लिंकेज से पेरेंटल कैरेक्टर्स आते हैं। डिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं होगा क्योंकि इससे पेरेंटल कैरेक्टर्स आते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे आंसर होगा, मतलब ए एंड डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो बहुत कंसेप्चुअल है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो स्टार मार्क वाला आपका क्वेश्चन है जो सिलेक्शन करवाने वाला क्वेश्चन होता है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसमें जो हाईएस्ट जो नंबर होता है उसको आप पहले अरेंज करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपको अलग अलग परसेंटेजेस दिए, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो आपको लिखना है। जैसे कि ए और डी के बीच में हमें 19% दिया हुआ है, तो ये हमने सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद जो आपको सबसे कम डिस्टेंस है उसे लिख लीजिए। ए एंड सी के बीच में 2%, तो यहाँ सी आ गया, ये 2%। उसके बाद आपको बी की लोकेशन देखनी है, तो ए एंड बी के बीच में 15% का डिफरेंस है। ए एंड बी आपका यहाँ आ जाएगा जिसमें 15 का डिफरेंस है। तो ये आपका सीक्वेंस बन गया ए सी बी डी। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।